जय हिंद साथियों। आपके साथियों आज की ये एसएससी जीडी 2026 एग्जाम को साथियों क्रैक करने के लिए ये आपके साथियों प्रथम क्लास है। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग क्या देखने वाले हैं ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और जो एग्जाम के बारे में साथियों अपडेट्स है कि आपका परीक्षा आपका एग्जाम साथियों कब तक होगा ये भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए ये आज की पहली क्लास है और अगर आप लोग वाकई में एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन निश्चित तौर पर पक्का करना चाहते हैं तो पहली क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक अगर आप देखते हैं तो मेरा मानना है कि हिंदी में आपके 20 में से 20 प्रश्न सही होंगे। जीके जीएस करंट अफेयर की अगर बात करते हैं इसमें से बहुत अधिक नहीं, लेकिन मैं 15 सवाल सातों लेकर चलता हूं। रीजनिंग के जो 20 सवाल होंगे सातों, रीजनिंग में भी इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको करा दूंगा कि 20 में से 20 आप बहुत आराम से कर लें। और मैथ्स की अगर बात करें तो 17 से 18 सवाल सातों की आपकी तैयारी करवा दूंगा, है ना। तो कुल मिला के सातों इतना स्कोर आपका करवा दूंगा कि एक अच्छी रैंक भी आपका, एक सिलेक्शन तो हो, एक अच्छी रैंक भी सातों है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। जो डेली क्लास सातों मैं आपको देने वाला हूं एसएससी जीडी 2026 के लिए, इसको डेली आपको देखना होगा। और अभी थोड़ी देर में सातों एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी इसके बारे में थोड़ा सा अनुमान लगाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो सातों सबसे पहले हिंदी के 20 सवाल हैं, इसमें से कोशिश करिए कि 13 से 14 सवाल आपको पहले से उनके जवाब मालूम होना चाहिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, योग का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो योग का विलोम क्या होता है साथियों? अयोग होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल। अच्छा, मूर्ख का विलोम पता क्या होता है? बुद्धिमान होता है। सौभाग्य का विलोम क्या होता है? दुर्भाग्य होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सुयोग का विलोम साथियों अयोग भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे, देखिए खाली जगह की अगर बात करें, मैंने खुद देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैंने एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखे थे हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल खाली जगह के पूछे जा रहे थे एसएससी जीडी में। तो खाली जगह के मैं इस क्लास में साथियों 2 से 3 सवाल लेकर आया हूं। देखिए इस सवाल को देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि बूढ़ा आदमी अपनी प्रशंसा से दुखी है। तो प्रशंसा से क्यों दुखी होगा? बचपन से क्यों दुखी होगा? बुढ़ापे से तो सातों दुखी हो सकता है, जवानी से भी दुखी नहीं होगा। यानी कि आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है मौखिक कैसे लिखा जाता है। ये मौखिक लिखा हुआ है, ये मौखिक लिखा हुआ है, ये मौखिक लिखा हुआ है, ये भी गलत है। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी वाले की वर्तनी है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए एक आपसे मुहावरा दे रखा है यहां पर कि अंग अंग ढीला होना। जब आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हो तो आपके मुंह से निकलता होगा भाई आज तो अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि आप बहुत ज्यादा साथियों थक चुके होते हैं जब, तो अत्यधिक थक जाने को ही कहा जाता है अंग अंग ढीला होना। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। आपसे कहा जा रहा है कि जो जन्म से अंधा होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? क्या उसको हम लोग अंधभक्त कहेंगे? भाई सब अंधभक्त क्यों कहेंगे? कृपांध भी नहीं कहेंगे, दृष्टांत भी नहीं कहेंगे, उसको जन्मांध कहेंगे। देखिए इसमें जन्म भी आ रहा है और अंध भी आ रहा है, यानी कि जो जन्म से अंध हो वो उसको जन्मांध कहा जाता है। उसके बाद देखिए सही वर्तनी आपको बताने के शोकाकुल कैसे लिखा जाता है। शौकाकुल नहीं होता है साथियों, शोकाकुल होता है। और ये कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें कि रेखांकित खंड को आपको क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो खेल रहा नहीं होना चाहिए, खेल रही होना चाहिए। यहां पर खेल रहे लिखा है, गलत हो जाएगा। खेल रही लिखा हुआ सही हो जाएगा। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है, सही है। बच्चों के साथ खेल रही है ये भी तो सेम है, बच्चों के साथ खेले ये भी तो सेम है साथियों, है ना। तो मैं कहूंगा पहला वाला हम ऑप्शन आंसर मारेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला साथियों हम राइट आंसर लगाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। हो रही है नहीं होना चाहिए साथियों, हो रहा है होना चाहिए। यानी कि दिक्कत कहां पर है? दिक्कत आपके ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है कि पर्यायवाची आपको बताने कुबेर शब्द का। देखिए यमराज नहीं होता है, महाराज भी नहीं होता है साथियों, यक्ष राज होता है। कुबेर का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है साथियों, क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे फिर से खाली जगह का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि वसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा की जाती है, ये होना चाहिए, या देवी से आवाहन किया जाता है, या देवी से प्रार्थना की जाती है, देवी से प्रसन्नता की जाती है। तो खाली जगह में जो सबसे सही शब्द आएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा, यानी कि वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। मेरी बस क्या? मेरी बस छूट गई, मेरी बस सो गई, मेरी बस मर गई, मेरी बस उड़ गई। तो मैं कहूंगा मेरी बस छूट गई ये होना चाहिए। अगला देखिए साथियों यश का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है आपको? यहां पर अगर बात करें देखिए नीरस एक शब्द यहां पर आया है, तो नीरस का विलोम साथियों क्या होता है? सरस होता है। उसके अलावा अगर नीरव की अगर बात करें तो साथियों नीरव का विलोम रव होता है। और यश का विलोम क्या होता है साथियों? अपयश होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और सुयश का विलोम साथियों क्या होता है? कुयश होता है। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में साथियों एक जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए साथियों अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो इस मुहावरे का मतलब क्या? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, इसको कहते हैं। सफल होना, अयोग होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, मैं कहूंगा प्रयास किए बिना ही कीमती वस्तु मिल जाने को कहा जाता है अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला देखिए आकाश में क्या तारा चमक रहा है? आकाश में सोना चमक रहा है, बादल चांदी नहीं साथियों, आकाश में तारा चमक रहा है, ये होना चाहिए। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको तो साथियों मुमुक्षु कहा जाता है, जो मोक्ष चाहता है। रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है मुझे बताइए? मैं कहूंगा निशाचर उसको साथियों कहा जाता है रात में घूमने वाले के लिए। उत्थान का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए
अगर गमन की बात करें तो गमन का विलोम आगमन होता है, जड़ का विलोम सातु चेतन होता है, ठीक है ना। और उत्थान की बात अगर करें तो उत्थान का विलोम सातु पतन होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि सर्वभक्षी कैसे लिखा जाता है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है कि क्या लिखा हुआ है साथियों, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। आपसे कहा जा रहा है कि सूर्य उदय के अंदर बाहर मैं भी जाग जाता हूं, ये होना चाहिए, है ना। या आगे पीछे या ऊपर नीचे या सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं, मैं कहूं यहां पर सात शब्द आएगा, यानी कि सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आपके हिंदी के पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो कितने क्वेश्चन आपके सही रहे एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा। और अब आपके सामने साथियों जीके के और करंट अफेयर के क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, ये भी 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो इसका भी स्कोर एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताइएगा। आपसे कहा जा रहा है कि किसकी वजह से, किसके कारण खसरे की बीमारी हो जाती है, तो खसरे की बीमारी साथियों वायरस की वजह से होती है, विषाणु की वजह से होती है। आंसर आपका होगा। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी, उस समय कितनी अनुसूचियां थी, उस समय 8 अनुसूचियां थी। और अभी वर्तमान 2026 में कितनी अनुसूचियां हैं एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताइए आप लोग। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो लवणीकरण के द्वारा नहीं, अनुमापन के द्वारा भी नहीं साथियों, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है इथेनॉल का उत्पादन। यह क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आएगा। कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में साथियों भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये सवाल सही बता रहा हूं, बहुत बार मैंने खुद देखा है साथियों। ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, मैं कहूंगा ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके बाद देखिए कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया, यानी कि पीएनडीटी जो अधिनियम है साथियों, इसको कब पारित किया, तो आपको ध्यान रखना है 1994 में, 1994 में साथियों भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पारित किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कहा जा रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से साथियों अपनाया गया है, तो ये तो यूनाइटेड किंगडम के देश के संविधान से अपनाया गया है एकल नागरिकता को। उसके बाद देखिए पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ये साथियों टंगस्टन का बना होता है, आपको ध्यान रखना है ना, टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। आपसे कहा जा रहा है कि विदेशिया जो लोक नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है, तो ये बा से विदेशिया और बा से बिहार, यानी कि विदेशिया लोक नृत्य बिहार राज्य का लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी साथियों। भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है, तो इनकी शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, आगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, आगम सूत्र कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और भगवान महावीर स्वामी की अगर बात करें किस धर्म के संस्थापक थे, ये भी एक बार कमेंट में आप लोग टाइप करिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है, आपसे पूछा जा रहा है, तो कहीं और नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा नहीं साथियों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। मैं कहूंगा बिल्कुल सामुदायिक बाजार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा ही साथियों विनियमित किया जाता है। अगला देखिए सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह थी, निम्नलिखित में से कौन उनमें से साथियों नहीं थी, तो देखिए दक्षिण एशिया की अगर बात करें, ये भी देखिए रूस नहीं था साथियों, मेसोपोटामिया भी थी और मिस्र भी थी। तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। हुंडई मोटर इंडिया ने अपना एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया है, यानी कि तरुण गर्ग की अगर बात करें तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं हुंडई मोटर इंडिया के। उसके बाद देखिए भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है, तो पता किसने संभाला है, नागेश कपूर इनका नाम है, और ये भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर साथियों तैनात हो चुके हैं। किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में साथियों स्वीकार किया है, तो अगर बात करते हैं साथियों किस देश की बात चल रही है, बुल्गारिया देश की बात चल रही है, यानी कि बुल्गारिया देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद देखिए 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 62वां तो नहीं साथियों, 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अभी जो 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया था। अगला देखिए न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की है, किसने शपथ ग्रहण की है, जोहरान ममदानी इनका नाम है, और ये न्यूयॉर्क शहर के मेयर साथियों बन चुके हैं। उसके बाद देखिए तो रिपीट हो गया। अगला देखिए साथियों जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है, तो किसको सौंपी है साथियों, इटली को सौंपी है। तो इटली आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अब सातों यहां पर हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, है ना। रीजनिंग का हमारा टारगेट कितना है सातों, 20/20, यानी कि आपके एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 में से 20 के 20 सवाल सातों आपके सही होना चाहिए, इतनी मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। एक ऐसा सिंगल कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा साथियों जो मैंने आपको नहीं कराया और वो आपके एग्जाम में आ गया। इसलिए साथियों एग्जाम को क्रैक करने के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग, इन दो सेक्शन में आप पूरे पूरे नंबर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो साथियों अगर बात करते हैं यहां पर ईरान का संबंध रियाल से है, तो इराक का संबंध किससे होगा। देखिए ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल है, तो इराक की मुद्रा क्या है साथियों, दिनार है। इसलिए सही जवाब अगर आपको ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर सीरीज का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 3 है, 18 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद साथियों 93 है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसके बाद कौन सा नंबर आ सकता है। देखिए हमें इतना पता है कि 3 से अगर 18 हुआ है तो 15 यहां पर बढ़ाया गया है, 18 से 48 हुआ है तो यहां पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, यहां पर 30 बढ़ाया गया है, और 48 से अगर 93 कर दिया जाए तो कितना बढ़ाएगा। देखिए ये 3 में से 8 जा नहीं सकता, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 5, ये अब 8 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा साथियों 4 बचेगा, तो 48 में 45 बढ़ाओगे तो 93 आ जाएगा। अब कितना बढ़ाया जाएगा, देखिए आप यहां पर देख रहे होगे कि सब में साथियों 15 का गैप है, 15 में 15 जोड़ो तो 30 आएगा, 30 में 15 जोड़ो 45 आएगा, तो मेरे हिसाब से ये 45 में भी 15 जोड़ोगे तो साथियों यहां पर 60 आ जाएगा, यानी कि अब 93 में 60 जुड़कर ये नंबर हमें पता चल जाएगा। तो यहां पर 3 आ जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 153 के ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो ये लॉजिक साथियों इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने एक चित्र दे रखा है या आकृति दे रखी है, आपको ये बताने की यहां पर जो है ना ये कौन सी, क्या ये फिट हो सकता है ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या बी वाला फिट हो सकता है, सी वाला या डी वाला। देखिए मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है, एक सेकंड में आपको बता देता हूं। देखिए अगर हम ये लाइन ऐसे करके बनी है ना, तो ये लाइन फिर ऐसे करके बनेगी और फिर ऐसे आ जाएगी और फिर सातों ऐसे आ जाएगी। तो अब आपको ये देखना है कि ये ऑप्शन, ये जो चौकोर टाइप का मैंने करा है, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कि ऑप्शन नंबर ए वाले में नहीं, बी वाले में नहीं, सी वाले में नहीं सातों, ऑप्शन नंबर डी वाले में दिख रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सातों वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सातों डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए कि कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, कथन निष्कर्ष के भी सातों 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, डेली आपकी क्लास चलेगी और हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट को साथों हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, मान लीजिए साथों ये क्या हो गई, ये बिल्लियां हो गई, और कुछ बिल्लियां यानी कि मान लेते इतनी बिल्लियां, तो इतनी बिल्लियां क्या हो गई साथों, बकरियां हो गई। उसके बाद करेंगे सभी बकरियां जो है ना, ये सभी बकरियां साथों क्या है, ये सभी बकरियां साथों गाय है। अब उसके बाद निष्कर्ष आप लोग देखिए और बताइए कौन सा सही है, सभी गाय बकरियां है। सभी गाय बकरियां नहीं है बल्कि सभी बकरियां गाय हैं, क्योंकि इतनी गाय बकरियां कहां हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं, बिल्कुल साथों इतनी बिल्लियां देखिए गाय हैं, इतनी बिल्लियां बकरियां भी हैं और इतनी बिल्लियां गाय भी हैं, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। तो मैं कहूंगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है, उस अलग वाले के बारे में साथों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी वो अलग है, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। 68, 72, 48, 96। देखिए जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा साथियों कि क्या ये साथियों 12 से, देखिए ये कट रही है, ये तीनों नंबर 12 से कट रहे हैं, 12 छंग 72, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, लेकिन ये नहीं कट रही है। तो मैं कहूंगा ये सबसे अलग हो जाएगी और सबसे अलग हो जाएगी, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में आता ही आता है साथों, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल आपसे पूछा ही जाता है। आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे, तो एक लंबी बेंच हमने बना ली, 6 मित्र है ना, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोगों की हमने सीट्स बना ली या कुछ भी बना ली। आपसे कहा जा रहा है कि ई और एफ बीच में है जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर हैं, है ना, ए और बी अंतिम छोरों पर। देखिए हो ये भी सकता है ए यहां पर हो, बी यहां पर हो, या हो ये भी सकता है साथियों, एक सेकेंड हम दूसरी बना लेते, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये भी हो सकता है कि ए और बी ऐसे हो, और ये भी हो सकता है ए बी ऐसे हो और ए यहां पर हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा था कि ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है सी। अच्छा देखिए यहां पर अगर बात करें, एक बात यहां पर कही गई थी कि ई और एफ बीच में है, यानी कि ये दो की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या आएंगी, ई और एफ आएंगी, यहां पर क्या आएंगी साथियों, एफ और ई आएंगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि ए के ठीक बगल बाएं तरफ, यानी कि ए के बाएं तरफ सी है, तो ए के बाएं तरफ सी है, तो मैं कहूंगा ए यहां पर ही बनेगा, क्योंकि ए का बायां तो फिर इधर होगा, ए का बायां अगर हम इधर से देखें तो फिर साथों इधर हो जाएगा, तो ए के बाएं सी है, ठीक है, यानी कि ये अब नहीं हो सकता, आप सिर्फ इसको ही चेक करिए। उसके बाद कहा जा रहा है क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाएं ओर कौन होगा, बी के ठीक दाएं ओर कौन होगा, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बी के ठीक दाएं ओर ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो यहां से सी कट हो जाएगा। बी के दाएं ओर ई भी नहीं हो सकता, एफ भी नहीं हो सकता, तो ई भी हटा दीजिए, एफ हटा दीजिए। मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है, डी बचा है, यानी कि बी के दाएं तरफ साथों सिर्फ और सिर्फ डी हो सकता है, तो डी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी है, तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
आपसे कहा जा रहा है कि जैसे 144 को यहां पर साथियों 12 बनाया गया है, वैसे ही 576 को साथियों यहां पर क्या बनाया जा सकता है, एक बार मुझे बताइए। देखिए मुझे तो इतना पता है कि भाई साहब 12 का स्क्वायर जो होता है ना वो 144 होता है, यानी कि 12 गुणा 12 144, तो मैं कहूंगा 576 किसका स्क्वायर है, तो ये तो भाई साहब 24 का स्क्वायर है, यानी कि 24 का स्क्वायर 24 गुणा 24 साथियों 576 होता है, तो यहां पर 24 आएगा। और 24 हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभी मैथ्स के क्वेश्चन भी देखेंगे साथियों, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप लोग सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, छोटी बड़ी हर एक चीज। आपसे कहा जा रहा है कि हृदय का संबंध हृदय रोग विज्ञान से है, तो क्या पौधों का संबंध वनस्पति शास्त्र से होगा, या शैवाल विज्ञान का संबंध कवक से होगा, रोग का संबंध अस्पताल से होगा, या विषाणु का संबंध विषाणु विज्ञान से होगा। मैं कहूंगा जो संबंध यहां पर है वो संबंध साथियों ऑप्शन नंबर डी वाले में, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को इन लेटर्स के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सोशल को साधु कैसे लिखा जा सकता है, ये आपको बताना, आपको लॉजिक पहचानना। देखिए अगर हम बात करते हैं पी आता है 16 पर और क्यू आता है 17 पर, यानी कि साधु एक प्लस किया गया है, ओ आता है 15 पर, एन आता है साधु 14 पर, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें एक माइनस कर दिया गया, एल आता है 12 पर और एम आता है 13 पर, यानी कि फिर एक प्लस कर दिया गया, और आई आता है साधु 9 पर और एच आता है 8 पर, यानी कि एक घटा दिया गया। तो मैं कहूंगा एक प्लस एक घटाना, एक प्लस करना एक घटाना, ये सीरीज चल रही है, तो यहां पर भी यही चीज लगेगी। अब सबसे पहले एक प्लस किया गया तो इसमें एक प्लस होगा, इसमें अगर आप प्लस करोगे एस 19 पर आता है, टी आता है सातों 20 पर, और टी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद थोड़ा देख लीजिए, ओ 15 पर आता है, एक घटेगा तो एन आ जाएगा, सी 3 पर आता है, एक बढ़ेगा तो डी आ जाएगा, आई में साथों क्या एक घटेगा तो एच आ जाएगा, ए में एक बढ़ेगा तो बी आ जाएगा, एल में एक घटेगा तो के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू केंद्र की ओर देखते हुए एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। एस टी के बाएं और तीसरा, सबसे पहले साथियों क्या करिए, एक गोलाकार मेज आप बना लीजिए, और गोलाकार मेज में साथियों 6 लोगों के बैठने की आप जगह बना लीजिए। तो कितने हो गए, 6 लोग हो गए। आपसे कहा जा रहा है कि टी के बाएं तीसरा बैठा हुआ एस, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, एस आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, टी के दाएं दूसरा है सातु क्यू। देखिए तो टी के बाएं तीसरे स्थान पर एस है, तो टी को आप कहीं पर भी बना लीजिए। मान लीजिए टी को हमने यहां पर बना लिया और सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो टी के बाएं तीसरा क्या होगा, है ना, 1 2 3, टी के बाएं तीसरा यानी कि यहां पर आपका एस आ जाएगा, इसके बारे में कहा गया था। अब उसके बाद देखिए एस या टी का जिक्र कहां पर किया गया है, यहां पर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, आर ये कहा गया, तो इसको छोड़िए। एस आर के ठीक बगल यहां पर भी नहीं आ गया है, तो इसको भी छोड़िए। ये देखिए टी के दाएं दूसरे पर है क्यू, तो टी का दाएं दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि क्यू आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर साथों यहां पर बात करें यू और ओ के बीच में आपसे पूछा जा रहा है कौन आएगा, देखिए यू और ओ के बीच में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यू ओ थोड़ी ना, ओ तो इसमें है नहीं, क्यू होगा, यानी कि यू और क्यू के बीच में आपसे पूछा जाए, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्यू और यू के बीच में कौन होगा, तो क्यू तो यहां पर हो गया, अब यू यहां पर तो हो नहीं सकता, तो क्यू यहां पर है और यू सातु आपका यहां पर होगा, तो जाहिर सी बात है कि क्यू और यू के बीच में सातु एस होगा, तो एस कहां पर है, एस आपका ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी सब रखने की हमें जरूरत ही सातु नहीं पड़ी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहने के सभी महिलाएं लड़कियां हैं, ठीक है ना, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो जैसा कहा जा रहा है वैसा कर लीजिए, सभी महिलाएं, है ना, तो ये क्या हो गई, सभी महिलाएं जो है ना, सभी महिलाओं की अगर बात करते हैं सातु ये लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, मान लेते इतनी लड़कियां सातु क्या है, चित्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो निष्कर्ष में कहा गया सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, ये गलत है, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, ये बात सही है, तो पहला तो गलत हो गया। कुछ महिलाएं की अगर बात करें सातु चित्रकार हैं, कुछ महिला चित्रकार है, देखिए महिला ये हैं और चित्रकार ये हैं, अगर ये होता कि कुछ लड़कियां चित्रकार हैं तो इतनी लड़कियां चित्रकार हैं तो सही हो जाता, लेकिन महिला और चित्रकार का कोई लेना देना कोई संबंध नहीं है, तो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा और यही आपका सही जवाब है। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है ना, भाग की अगर बात करें भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है ना, प्लस का अर्थ घटाव है, और ये क्या यहां पर आ जाएगा, माइनस का अर्थ क्या है सातु, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणे का अर्थ क्या है सातु, यहां पर भाग है। अब इसको आप कैलकुलेट करिए सातु, देखिए 49 आपका आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, आपका 9 आ गया, और ये आपका 4 आ गया, यहां पर भाग होगा, ठीक है ना। अब गुणा है, गुणा का मतलब क्या है, भाग है, तो यहां पर भाग आ जाएगा, माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, भाग का मतलब प्लस है, और प्लस है, प्लस का मतलब सातु माइनस है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए 7 7 49, इसकी जगह पर 7 आ जाएगा, और 7 यहाँ 21, 21 प्लस 9 माइनस 4, या एक काम करिए 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, यानी कि 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, तो 26 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए साथ उसके बाद देखिए PURSE को UPRES लिखा जाता है, तो रेजर को साथों आपसे कहा जा रहा है क्या लिखा जा सकता है, कौन से लेटर के रूप में इसका आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर है PU और यहाँ पर है UP, यानी कि उल्टा पलटी कर दी गई। R को साथों R रखा गया, SE की जगह ES कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और Z की जगह पर Z आएगा, यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर R आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ARZRO, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथों एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री कितनी होती है, 442 रुपए की होती है, तो उसका लाभ आपसे पूछा जा रहा है। उसका लाभ की उम्मीद उसको कितनी थी साथों, 10.5% की थी। प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे में 100। जैसे मान लीजिए अगर 20% है, 20% है तो 20/100, 10% है तो 10/100, 10.5% है तो बटे में 100 आ जाएगा, 10.5 बटे 100 आ जाएगा, तो ये बटे में 100 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हटाकर 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया साथों, 105/1000 आ गया। ये क्या है साथों, ये लाभ मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, इसको क्रय मूल्य मानते हैं, कॉस्ट प्राइस मानते हैं। यानी कि अगर हमने कोई चीज इतने रुपए में खरीदी 1000 रुपए में, तो उस पर हमें 105 रुपए का साथों क्या हुआ है, कुल मिला के लाभ हुआ है। अब इसको थोड़ा सा कट करिए, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, डबल 0 आ गया। यानी कि अगर इतने में खरीदी है तो इतना साथों लाभ हुआ है। यानी कि इसको देखिए, क्रय मूल्य प्लस लाभ को जोड़कर क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो विक्रय मूल्य देखिए जरा, 200 + 21 यानी कि 221 आपका विक्रय मूल्य है। यानी कि उसकी बिक्री 442 की। अच्छा, यहां पर बिक्री मूल्य 442 दे रखा है, लेकिन यहां पर 221 आया है, तो 221 का डबल होता है साथियों 442, यानी कि 2 की सिर्फ गुणा की गई है साथियों, 442 बन गया है। तो अगर हम लाभ की भी गुणा साथियों 2 से कर दें तो 42 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा उसका लाभ कितना होगा, तो लाभ भी साथियों 42 हो जाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा यह जा रहा है कि यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट देता है और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य कितना है, 750 है, तो पेन का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, 750 रुपए पेन का अंकित मूल्य है। 20% की अगर वो छूट देता है ना, 20% की अगर छूट देता है, तो मैं कहूंगा इसका जरा आप 20% निकालिए, है ना। ये एक काम करिए साथियों, 80% देख लीजिए उसका कितना होता है, 80/100 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद साथियों क्या करता है, वो 10% की अतिरिक्त छूट देता है, यानी कि इसका 90% देख लीजिए कितना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए साथियों, फिर मुझे बताइए। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 4 आ जाएगा, 15 चौक 60 आ जाएगा। 60 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, यानी कि 540 आ जाएगा। आपका पेन का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। यानी कि अगर 750 रुपए लिखे हैं, 2 छूटें उस पर दी जाती हैं, तो वो वस्तु 750 से कितने की बिकती है, 540 रुपए की साथियों बिकती है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है, मेन चीज। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों जो क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रतीक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर चलता होगा, ठीक है। फिर कह रहेंगे कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हैं। तो तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति पूछी जा रही है। औसत गति कह लो या औसत चाल कह लो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। तो औसत चाल या गति बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे समय, यानी कि कुल दूरी, क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दूरी तो निकल जाएगी बहुत आराम से। दूरी आप कैसे निकालेंगे, देखिए साथियों, एक तो दूरी यहां पर ये है जो कि बाइक से तय की गई है, दूसरी कार से जो दूरी तय की गई वो 120 है, और तीसरी जो दूरी है साथियों वो 140 है जो घोड़ा गाड़ी से तय की गई है। तो यहां पर कितनी आ जाएगी, 100 + 120 + 140 आ गई। अब समय आप कैसे निकालोगे, देखिए बाइक से जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और दूरी कितनी तय की गई है, 100। तो मैं कहूंगा 20 पंजे होते हैं साथियों 100, यानी कि उसको 5 घंटे कुल मिला के लगेंगे, तो 5 घंटे ही हो, क्योंकि कुल समय हमें निकालना है यहां पर। उसके बाद देखिए उसने कार से 120 किलोमीटर की दूरी तय की और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी, तो 30 चौक 120 होते हैं, मैं कहूंगा 4 घंटे साथियों लगेंगे यहां पर। और 140 किलोमीटर की दूरी उसने घोड़ा गाड़ी से तय की, जिसमें उसकी चाल 20 रही, तो 20 सत्ते 140, यानी कि 7 घंटे इसमें लगेंगे। तो कुल दूरी कुल समय साथियों पता चल गया कितना, 7 4 11, 11 और 5 कितना 16 आ जाएगा। और इसको अगर आप जोड़ोगे साथियों, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा, 260 कुल मिला के यहां पर हो जाएगा, यानी कि कुल दूरी 260 किलोमीटर, ठीक है ना। 260 नहीं साथियों, 360, सॉरी 360 है ना, क्योंकि 100 तो यही हो गए 300, और 40 और 20 60 हो गए, तो कुल मिला के इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए 2 अट्ठे, और अगर इसको करते हैं साथियों 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 यहाँ पर ये आ गया। अगर और कट करते हैं साथियों 2 चौक और 2 नीम 18, ठीक है ना, इतना आ गया। 4 से अगर कट कर देखिए 45/2 आ गया, और अगर कट करोगे तो 22.5 आ जाएगा, यानी कि 22.5
किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या निकलेगी, ये उसकी चाल निकलेगी, औसत चाल निकलेगी, जो कि कहां पर लिखी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से साथों इस सवाल को भी देखिएगा, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। कहा जा रहा है कि एक विक्रेता ने ₹1 में 60 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ₹1 में कितनी टॉफियां बेचना चाहिए। देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं, एक विक्रेता ने ₹1 में 60 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी हैं। ₹1 में खरीदी कितनी टॉफियां, ₹1 में अगर बात करें, ₹1 में जो टॉफियां उसने खरीदी हैं साथियों, 60 टॉफियां खरीदी हैं। तो हम ये कह सकते हैं साथियों क्या, कि एक टॉफी का मूल्य कितना होगा, ये हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एक टॉफी का मूल्य कितना होगा, एक टॉफी का मूल्य होगा साथियों 1/7, ठीक है ना। एक टॉफी का मूल्य कितना है, 1/7 है, और ये 40% के लाभ पर बेची जा रही है, यानी कि इसको 140% में देखना है कितना मूल्य बनेगा। तो हमें पता चल जाएगा टॉफियों को कितने में बेचा जाना चाहिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7 से कट करेगा 20 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, यानी कि 1/5 आया है। इसका मतलब हुआ एक टॉफी को 40% लाभ पर बेचने पर 1/5 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ₹1 में बेची गई कुल टॉफियों की संख्या क्या है साथियों, 5 है। और यही आपसे पूछा गया था, ₹1 में कितनी टॉफियां बेची जानी चाहिए, तो 5 टॉफियां बेची जानी चाहिए। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना। इसको देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। जॉन के कमरे का फर्श कितना है, 10 बाई 3 मीटर, यानी कि 10 मीटर लंबाई होगी, 3 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। एक ऐसा कमरा उसका, वह फर्श पर, उस कमरे के फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स बिछाता है, छोटी छोटी टाइल्स बिछाता है। तो ये टाइल्स बिछाने का निर्णय करता है, ठीक है। उसे कितने टाइल्स की जरूरत होगी। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना चाहिए साथियों, देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो साथियों देखिए आपको ये करना चाहिए, 10 मीटर गुणा 3 मीटर बटे 15 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में, इसको साथियों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा हो जाएगी, यानी कि 1000 सेंटीमीटर गुणा ये क्या आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर बटे, ये तो 15 सेंटीमीटर है ही, 15 सेंटीमीटर बटे 8 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 15 एकम 15, 15 दूना 30, 20 आ गया, ठीक है ना। 8 से कट करेंगे, 8 एकम 8, 2 चला जाएगा, 8 दूना 16, 4 चला जाएगा, 8 पंजे 40 हो गए, ये भी कट हो गया। तो कुल मिला के 125 दूना कितना होता है, मैं कहूंगा 250 होता है, और एक जीरो लग जाएगा इसमें। तो कुल मिला के 250 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथ, इसलिए बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। 3 संख्याओं का योग कितना है, 134 है। यदि दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात कितना है, 3:4 है। यानी कि अगर पहली संख्या a माने और दूसरी संख्या b माने तो 3:4 बनता है। उसके बाद कह रहे तीसरी से दूसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5:8 है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमें निकालना चाहिए, दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है, हमें निकालना चाहिए a/b/c कितना हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया था, उल्टा एन बना दो ऐसे करके, 3 की गुणा 5 से कराओगे, 3 पंजे 15, तो ये a आ जाएगा, 5 चौक आपका 20 आ जाएगा, और 4 अठे आपका 32, ये आपका आ चुका है a/b/c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहां पर कहा गया था कि इन 3 संख्याओं का योग कितना है साथियों, 134 है। यानी कि इन सारी संख्याओं का ये जो ना कितनी, देखिए अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उन सारी संख्याओं का योग दे रखा हो और कोई भी संख्या पूछे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या हो सकती है, तो बहुत आराम से निकाल दोगे। कितना योगफल है, 134 योगफल है। दूसरी संख्या कितनी है साथियों, 20 है, तो 20 इसके गुणा में आ जाएगा। बटे अब इन सबका योगफल आ जाएगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 35 हो गया, ठीक है ना। 35 और 32 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो 67 आपका यहां पर साथियों आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 67 दूना 134 तो नहीं होते, एक बार जरा देखिए चेक करके, 7 दूना 14, 12 13, बिल्कुल साथ, 134, 67 दूना 134 और 20 दूना 40 हो जाएगा। मैं कहूंगा दूसरी संख्या जो निकल कर आएगी वो 40 निकल कर आएगी, और 40 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों मैं आपको कुछ चीज बता देना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों, एसएससी जीडी के लिए आपके लिए पीडीएफ साथियों तैयार की गई है ना, जिसमें साथियों हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके अलावा जीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसकी अगर बात करें, सबसे पहले तो आपको 10 मॉडल पेपर की पीडीएफ दी जाएगी, 10 मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ, और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके नीचे। दूसरी पीडीएफ आपको पीवाईक्यू की दी जाएगी, तीसरी पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट 2026 के करंट अफेयर की दी जाएगी। मेरा मानना है कि इन 3 पीडीएफ को अगर आप सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो 70% तो पेपर आपका यहीं से साथियों फंस जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ
95 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को सातों प्राप्त कर सकते हैं टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड करके। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑल क्लासेस का लिंक दे दिया है, यानी कि अगर आप हमारी पिछली सारी क्लासेस देख लेते तो आपकी तैयारी भी बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय हिंद का कमेंट एक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जो ग्रुप्स आपके पास हैं उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।